स्टोरी की शुरुआत में मिस टैंग को पता चलता है कि उनका लिवर कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है और उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। लेकिन मिस टैंग गॉड को थैंक यू कहती हैं कि अभी तो इसके पास 6 महीने हैं और ये बिल्कुल भी अपने आप को नहीं कोसती। नेक्स्ट सीन में हम मिस टैंग के 4 छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं। माँ तो पूरी कोशिश करती है कि बच्चों को इस बीमारी के बारे में ना पता चले, लेकिन बच्चों को सब पता चल चुका होता है और यहाँ ये बच्चे मम्मा की बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे हुए होते हैं। ये बच्चे पहाड़ों पर मॉन्क के साथ पले बड़े हैं, तो इन्हें तरह तरह के जादू भी आते हैं और ये काफी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन तभी मास्टर आ जाते हैं और बच्चों की ये हरकतें देखकर कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। खैर बच्चों का एक्सपेरिमेंट तो फेल हो जाता है, लेकिन तभी माँ यहाँ आ जाती है, जिसके बाद बच्चे मास्टर से माफी मांगते हैं। लेकिन मास्टर कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें इनके पिता के पास लेकर जाओ, इन्हें इनके पिता की जरूरत है। जिसके बाद मिस टैंग बच्चों से कहते हैं कि ये सही वक्त है कि अब हम शहर चलेंगे। मिस टैंग की कंपनी में आकर मिस्टर शीजियो चैन से मिलने के लिए कहती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हमारे सीईओ से मिलने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। मिस टैंग का कहना होता है ये चारों बच्चे उन्हीं के हैं। ये सुनते ही रिसेप्शनिस्ट इसकी इंसल्ट करती है कि तुम्हारे जैसी कितनी लड़कियों को मैं हर रोज हैंडल करती हूँ। कोई भी लड़की मुंह उठाकर आ जाती है और कहती है कि ये बच्चे मिस्टर सीईओ के हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है सॉन्ग ग्रुप की एक लौती बेटी से, जो कि काफी अमीर है। तो तुम जैसी लड़कियों को अपने जाल बुनना बंद कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर शीजियो चैन की एंट्री होती है। मिस टैंग को सारी फ्लैशबैक याद आते हैं कि बहुत टाइम पहले ये दोनों किस तरह से इंटीमेट हुए थे और जाते जाते मिस्टर शी मिस टैंग के हाथों में एक एम्ब्रेल रख कर जाता है। तभी तुआन डैड के पास आकर डैडी डैडी कहने लग जाता है। मिस टैंग आकर कहती है माफ करना, हमें गलत फहमी हो गई है। मिस्टर शी इस लड़की को देखकर सोचते हैं कि 6 साल पहले जिस लड़की के साथ मैं होटल में था, ये बिल्कुल वैसी ही लग रही है। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मैं तो बाप बनने लायक नहीं हूँ, तो फिर मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं। जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। दूसरी तरफ मिस टैंग अपने बच्चों को समझा रही होती हैं कि तुम लोग इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों हो जाते हो। बच्चे कहते हैं कि हम पहाड़ों से नीचे अपने डैडी को ही तो ढूंढने आए हैं। माँ कहती है लेकिन वो दूसरी शादी करने वाले हैं। बच्चे कहते हैं कि डैड तो बहुत ही बुरे हैं और स्टेप मॉम तो उससे भी ज्यादा बुरी होती है, हम उन्हें दूसरी शादी नहीं करने दे सकते। बच्चे अपनी माँ को गले लगा कर कहते हैं कि हमें कोई स्टेप मॉम नहीं चाहिए, हमारी मॉम दुनिया की बेस्ट मॉम है। हमें पता चलता है मिस टैंग को हीरो के साथ रहने का कोई शौक नहीं है, इसे सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है और ये सोचती है कि कुछ भी करके मुझे बहुत हार्ड वर्क करना होगा ताकि मैं अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि मैं उस सीईओ के भरोसे तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि वो एक मर्द है और मैं मर्द पर कभी भरोसा नहीं करती। इसी तरफ मिस्टर शी जो अपने असिस्टेंट से पूछते हैं कि 6 साल पहले जिस औरत से मैं मिला था उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं। असिस्टेंट कहता है उस लड़की के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन मुझे ये जरूर पता चल गया है कि आपके ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था ताकि आपका फायदा उठा सके। लेकिन सीईओ कहते हैं कि मुझे उन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है, मैं उसे कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ और मैटर क्लोज करना चाहता हूँ। असिस्टेंट सोचता है कि सीईओ 30 साल के हो गए हैं और अभी तक किसी लड़की के साथ इनका कोई अफेयर नहीं है, शादी की भी कोई प्लानिंग नहीं है, न जाने ये क्या ही करेंगे। तभी असिस्टेंट के पास कॉल आता है कि वो जो जेड पेंडेंट था वो मिल गया है, वही जेड पेंडेंट जो हीरो ने हीरोइन के हाथों में दिया था। दूसरी तरफ मिस टैंग जो कि पेंडेंट बेचकर ढेर सारे पैसे लेना चाह रही होती हैं ताकि वो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सके। लेकिन जो ज्वेलरी वाला होता है वही मिस्टर को कॉल करके कहता है कि ये पेंडेंट तो सिर्फ सीईओ के पास है, आखिर इस लड़की के पास कैसे आया। मिस टैंग कहती है कि अगर आपको इतना टाइम लगाना है तो मैं दूसरी जगह देख लेती हूँ। मिस टैंग जब निकलने वाली होती है तभी एक लड़की दो सिक्योरिटी के साथ अंदर आती है और आते ही वो पेंडेंट छीन लेती है। ज्वेलरी वाला बताता है कि ये मिस सॉन्ग है, सीईओ की होने वाली फियोंसे। मिस टैंग समझ जाती है कि अगर ये पेंडेंट इस लड़की ने लिया तो फिर मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, जिस वजह से मिस टैंग कहती हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम कौन हो और कितनी अमीर हो, ये पेंडेंट मेरा है और मैं तुम्हें इसे नहीं बेचने वाली, बोले तो मुझे 100 मिलियन ऑफर करो। मिस सॉन्ग कहती है ये पेंडेंट काफी महंगा है और तुम दिखने में काफी गरीब हो, आखिर तुम ऐसे पेंडेंट कैसे अफोर्ड कर सकती हो, कहीं तुमने ये चोरी तो नहीं किया है।
मिस टैंग काफी अच्छे से जवाब देती हैं और कहती हैं कि पहले अपना कैरेक्टर देखो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन फिर भी तुम मुझ पर ये घटिया इल्जाम लगा रही हो। ये सब सुनकर मिस संग ऑफेंड हो जाती है और अपने सिक्योरिटी से कहती है पेंडेंट छीनने के लिए। लेकिन अब इसे क्या पता कि इसके बच्चे काफी मैजिकल और पावरफुल हैं। ये बड़े बड़े सिक्योरिटी हाथ तक नहीं लगा पाते। बेटी ऐसा मैजिक करती है कि मिस सॉन्ग अपने आप बॉलीवुड गाने पर ठुमके लगाने लग जाती हैं। फिलहाल तभी सीईओ अपने असिस्टेंट के साथ यहीं पर पहुंच जाते हैं क्योंकि सुनार ने इन्हें पेंडेंट के बारे में बताया होता है। अंदर आते ही सीईओ को पता चलता है कि वो औरत अभी अभी यहाँ से निकली है। ये देखकर मिस सॉन्ग हैरान हो जाती है कि मेरा होने वाला फियांसी किसी और लड़की को क्यों ढूंढ रहा है। इन तभी मिस टैंग छुप जाती हैं क्योंकि वो अपने हस्बैंड की नजर में नहीं आना चाहती क्योंकि ये अपने बच्चे को खोने से डरती है। नेक्स्ट सीन में मिस टैंग को हम दूसरा तरीका अपनाते हुए देखते हैं क्योंकि ये पेंडेंट तो बेच नहीं पाती। मिस टैंग फॉर्च्यून टेलर का काम करने लग जाती है क्योंकि ये पहाड़ों पर मॉन्क से यही सब तो सीख कर आई है। एक लेडीज आती है जो कि अपने बच्चे की तलाश में होती है। कुछ ही सेकेंड में मिस टैंग उस लेडीज की हेल्प कर देती है जिसके बाद उनका बच्चा मिल जाता है। ऐसे करते करते मिस टैंग काफी लोगों की हेल्प करती है, थोड़ी बहुत पैसे भी कमाती है लेकिन सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो जाती है जिस वजह से इसे बड़ी कंपनी में बुलाया जाता है और वो कंपनी किसी और का नहीं बल्कि मिस्टर शी का होता है। मिस टैंग को तो काफी खुशी होती है कि ये कंपनी इतनी बड़ी है, जरूर मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन तभी टैंग टकराती है मिस्टर शी से और हैरान हो जाती है। मिस्टर शी कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। टैंग अंदर ही अंदर परेशान होती है कि कहीं ये मुझे पहचान न ले। लेकिन तभी मिस्टर शी कहते हैं कि याद है उस दिन कंपनी में तुम्हारे बच्चे मुझे डैडी बुला रहे थे। तो ये कहती है शुक्र है भगवान का कि इसे कुछ याद नहीं है। टैंग कहते हैं नहीं नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरे कोई बच्चे नहीं है, वो मेरे पड़ोसन के बच्चे थे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर शी इसे अपने ऑफिस में इनवाइट करते हैं। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये लड़की फॉर्च्यून टेलर है, तो मिस्टर शी इस लड़की से कोई हेल्प लेना चाहते हैं। मिस्टर शी कहते हैं कि मुझे एक वुमन को ढूंढना है। ये सुनते ही हीरोइन मन मन में कहती है कि न जाने कितने गर्लफ्रेंड्स हैं इसकी कि अब इसे ढूंढना पड़ रहा है। मिस त्यान कहती है वो लड़की कब मिली थी, कहाँ मिली थी, उससे रिलेटेड कुछ बताओ। जिसके बाद मिस्टर शी बताते हैं कि 6 साल पहले मैं उस लड़की से मिला था, हम इंटीमेट भी हुए थे, जिसके बाद से लेकर आज तक वो लड़की मुझसे नहीं मिली। हीरोइन शॉक्ड हो जाती है कि कहीं ये मेरी बात तो नहीं कर रहा। दोबारा सवाल करती है कि कुछ ऐसी चीज बताओ जिससे मैं उस तक पहुंच सकूं। मिस्टर शी कहते हैं कि मैंने उसे अपना बहुत ही कीमती पेंडेंट दिया था। ये पेंडेंट देखकर कहती है कि ये लड़का तो मेरी ही तलाश में है। मिस्टर शी इसे बहुत सारे पैसे देते हैं जिसके बाद ये लड़की सोचती है कि चलो पैसों के लिए मैं काम कर ही देती हूँ, लेकिन मैं इसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताने वाली। घड़ी मूव करती है मिस टैंग की तरफ। मिस टैंग हैरान हो जाती है कि कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, लेकिन मिस टैंग नाटक करते हुए कहते हैं कि आपकी मंजिल ईस्ट की तरफ है। फटाफट से सेक्रेटरी को बुलाकर कहा जाता है ईस्ट साइड में जाकर उसे ढूंढो, जमीन आसमान एक कर दो ईस्ट साइड, लेकिन वो मिल जानी चाहिए। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि डैड के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं। इन्हें पता चलता है कि डैड काफी ज्यादा अमीर है और दिखने में काफी हैंडसम है और उनके आसपास कोई लड़कियां नहीं रहती, वो लड़कियों के चक्कर में नहीं रहते और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है। प्रिंसेस कहती है कि मेरे डैड तो बहुत ही अच्छे हैं, उनके आसपास फीमेल मच्छर तक नहीं है। बच्चे कहते हैं लेकिन मम्मा तो कहती हैं कि वो किसी और से शादी कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सिर्फ सोसाइटी के लिए है, एक्चुअल में हमारे डैड कुछ और हों। यहाँ ये लोग प्लान बनाते हैं कि डैड से बात करने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें जाकर फेस टू फेस उनसे बात करना होगा। प्रिंसेस कहते हैं कि बात करने में मैं बहुत ही माहिर हूँ, मैं जाकर डैड से बात करूंगी। प्रिंसेस मैजिक करती है और पहुंच जाती है अपने डैड के गोद में। डैड हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आ टपकी। प्रिंसेस का कहना होता है कि मैं अपने डैड को देखना चाह रही थी। मिस्टर कहते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारे डैड नहीं हूँ। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि मुझे पता है कि आप ही मेरे डैड हो। मम्मा बताती है कि मेरे डैड शी ग्रुप के सीईओ हैं और तो और मैं एक मैजिशियन हूँ। हम दोनों के बीच में जो ब्लड कनेक्शन है वो मैं सेंस कर सकती हूँ, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि आप ही मेरे डैड हो। मिस्टर शी मनी मन में सोचते हैं कि जब से ये बच्ची मेरे गोदी में बैठी है मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये मेरी ही बच्ची है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि ये बच्ची कहाँ से आई, लेकिन बुरा मत मानिएगा, आप दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हो, मेरे हिसाब से आप दोनों को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए।
जिसके बाद प्रिंसेस अपना हेयर सैंपल दे देती है डैडी को और कहती है जाइए पता कर लीजिए। मिस्टर शी के मन में भी एक बार आता है कि क्या पता ये लड़की सच कह रही हो। मिस्टर शी सवाल कहते हैं कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई। प्रिंसेस बताती है कि मेरी मम्मा बहुत हार्ड वर्क कर रही है और मैं छुपते छुपते आई हूँ आपसे मिलने के लिए। मम्मा को मत बताना नहीं तो वो मुझ पर काफी गुस्सा करेंगी। मिस्टर शी मनी मन में सोचते हैं क्या ये लड़की मुझसे इतना ज्यादा नफरत करती है कि उसे पता है कि मैं उसके बच्चों का पिता हूँ, फिर भी वो मुझे अपने आप से दूर रखती है। दूसरी तरफ टैंग को पता चल जाता है कि नोनो अपने डैडी को ढूंढने के लिए गई है। बच्चे मम्मा को शांत कराते हैं कि मम्मा परेशान मत हो। नोनो सिर्फ अपने आप से पता लगाना चाहती है कि डैड कैसे है, उनका कैरेक्टर कैसा है। दूसरी तरफ मिस्टर शी डीएनए रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि पता चलता है कि ये बच्ची तो इन्हीं की है। मिस्टर शी नुओ को ढूंढना शुरू करते हैं लेकिन पता चलता है कि वो तो यहाँ से जा चुकी है। मिस्टर शी असिस्टेंट को कह देते हैं बच्ची को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ मिस टैंग को देखते हैं। घर पर जब नुओ आती है तो कहती है मॉम प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा मत करना। तभी पता चलता है कि डैड बहुत सारे पैसे यानी कि 10 मिलियन ऑफर कर रहे हैं जो भी नुओ को ढूंढेगा। बच्चे ये देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं मम्मा अब आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, डैड बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन मम्मा कहती हैं कि मैं हार्ड वर्क करूंगी, तुम्हारे डैड मुझे खरीद नहीं सकते और मुझे मेहनत के पैसे पसंद हैं, न कि तुम्हारे डैड के जैसे। अगले ही दिन से मिस तैंग अपना स्टॉल लगाकर फॉर्च्यून टेलर का काम करना शुरू कर देती है और सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमाने होंगे। तभी मिस तैंग यहाँ एक आंटी को रोकती है जो थोड़ी बुढ़ी होती है। उन्हें ऑफर करती है कि मैं एक फॉर्च्यून टेलर हूँ, आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, मे बी मैं कोई सोल्यूशन दे सकूँ। आंटी कहती हैं कि मेरी सबसे बड़ी विश है कि मैं जल्द से जल्द अपना पोता पोती देख सकूं, लेकिन मेरा बेटा शादी करने को तैयार ही नहीं है और तो और डॉक्टर ने बोला है कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। मिस तैंग अपनी रिसर्च करके बताती हैं कि आंटी आप तो गलत हैं, आपके पोता पोती पहले ही इस दुनिया में आ चुके हैं और आपका बेटा बच्चा पैदा करने के बिल्कुल काबिल है। ये सुनकर आंटी काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, तुम तो मेरे लिए लकी चांप निकली। लेकिन तभी आंटी को कॉल आता है कि आंटी की पोती मिसिंग है। ये सुनकर आंटी कहती हैं कि कुछ भी हो जाए मेरी पोती को ढूंढो नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। आंटी निराश होते हुए मिस टैंग से कह रही हैं कि मेरी पोती मिल तो गई लेकिन अब वो मिसिंग है। मिस टैंग लोकेशन खोजना शुरू करती है लेकिन इसे हैरानी होती है, मन ही मन में सोचती है ये लोकेशन तो नुओ की लोकेशन है और फिर कहती है कि आपकी पोती ईस्ट साइड में है और एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देती है। दूसरी तरफ हम मिस सॉन्ग को देखते हैं जिसे ये पता चल जाता है कि पूरी की पूरी शी फैमिली ग्रैंड डॉटर इन लॉ और मिस्टर शी की बेटी को ढूंढने में लगा हुआ है। मिस सॉन्ग कहती है माँ अगर उसकी बेटी मिल गई तो फिर उसे अपनी बीवी भी मिल जाएगी। आंटी का कहना होता है कि 6 साल पहले न जाने तुमने कैसे ड्रग दिया था कि वो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ सो गया और अगर उसे अपने बीवी बच्चे मिल गए तो फिर तुम उसके साथ कैसे रहोगी और तो तुम्हारी शादी भी कैंसिल हो जाएगी। मिस सॉन्ग की माँ कहती है कि कुछ भी करके हमें उस माँ और उसकी बच्ची को ढूंढना होगा एंड देन उन्हें ठिकाने लगाना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर शी अपने सभी लोगों के साथ नुओ को ढूंढते हुए आ जाते हैं और ये लोकेशन कहीं और की नहीं मिस टैंग के घर की होती है। यहाँ वो चारों बच्चे अवेलेबल होते हैं लेकिन मिस्टर शी घर के अंदर जा पाते कि उससे पहले मिस टैंग आकर इन्हें रोक लेती है और आकर कहती है कि आपकी बच्ची यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि ये मेरा घर है। जिसके बाद मिस्टर शी यहाँ से सभी लोगों को लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि इसी लोकेशन में आसपास ढूंढो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बच्ची इधर ही कहीं आसपास है। दूसरे दिन नो स्टॉल पर आ जाती है अपनी माँ के लिए टिफिन लेकर और कहती है कि माँ टाइम से खाना खाया करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग ब्लैक ड्रेस में यहाँ आती है और मिस टैंग को हड़काना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ मिस्टर शी को ये बात पता चल जाती है कि उनकी बच्ची और उनकी वाइफ का पता लग गया है। उनकी वाइफ एक फॉर्च्यून टेलर का काम कर रही है। दूसरी तरफ हम मिस सॉन्ग को देखते हैं जो कि मिस टैंग की काफी बेइज्जती करती है, उन्हें क्या से क्या कहती है। इसका कहना होता है कि तुमने तरह तरह की जादू सीखकर लोगों के हस्बैंड को छीनना शुरू कर दिया है, लोगों के हस्बैंड के ऊपर काला जादू करती हो ताकि तुम सभी की जिंदगियां बर्बाद कर सको। मिस सॉन्ग तो ये तक कह देती है कि तुम्हारे पास बच्ची भी है लेकिन इस बच्ची के पिता का अता पता नहीं है।
जिसके बाद नूनू कहती है कि मेरे डैड का नाम है मिस्टर शी जियो चैन, जो कि शी ग्रुप के मालिक हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मिस सॉन्ग के साथ जो लोग आए हुए होते हैं बेचारी का स्टॉल बर्बाद कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से टैंग की तबीयत खराब होने लग जाती है, क्योंकि वो जादू का इस्तेमाल करती है इन लोगों को रोकने के लिए। मिस सॉन्ग तो इतनी ज्यादा हार्टलेस होती है कि वो छोटी सी नुओ को भी हर्ट कर देती है। ये सब देखकर मिस टैंग काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मिस सॉन्ग कहती है कि ये एक मॉन्स्टर की बेटी है, इसे जादू आता है, न जाने तुम लोग क्या क्या सीख कर आए हो, ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाली। तभी यहाँ एक रेड टॉप वाली लेडी कॉल कर देती है मिस्टर शी को और कहती है कि आप जिसकी तलाश में हैं, मिस सॉन्ग यहाँ उन लोगों को मार पीट रही है। दरअसल मिस्टर शी ने बहुत ही बड़ा ऑफर रखा हुआ होता है अपनी बेटी के लिए, जिस वजह से वो लालच में आकर कॉल कर देती है। असिस्टेंट मिस्टर को बताता है कि मिस सॉन्ग वहीं पर है और वो मिस टैंग और आपकी नुओ को परेशान कर रही है। मिस्टर शी को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि अगर मेरी बीवी और बेटी को कुछ भी हुआ तो फिर मैं पूरी सॉन्ग फैमिली को खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टैंग भीख मांगने लग जाती हैं कि प्लीज मेरी बेटी बहुत देर से बेहोश है, इसे हॉस्पिटल ले जाने दो, नहीं तो इसे कुछ हो जाएगा। मिस टैंग तो ये तक कहती है कि मैं हमेशा के लिए ये सिटीज छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी और कभी भी अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगी। लेकिन मिस सॉन्ग कहती है कि आप भरोसा कि तुम वापस से आ जाओ मिस्टर शी को सिड्यूस करने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे ये सुंदर चेहरा बिगाड़ देती हूँ ताकि तुम दुनिया में किसी मर्द को सिड्यूस ना कर सको और जिंदगी भर जंगल के बीच पहाड़ों पर रहो। सही वक्त पर मिस्टर शीजियो चैन आ जाते हैं, जो कि अपनी वाइफ को बचाते हैं। वेल फिलहाल के लिए तो इन्हें नहीं पता कि यही इनकी वाइफ है। मिस्टर शी मिस टैंग से सवाल करते हैं, क्या तुम वही लेडी हो जो 6 साल पहले मुझसे होटल में मिली थी? मिस टैंग कहती है कि अभी टाइम नहीं है, मैं इन सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती, अभी नुओ को प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। मिस सॉन्ग इन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है, कहती है कि ये लेडी को काला जादू आता है, ये तुम्हारे ऊपर काला जादू करके तुम्हें बस में कर लेगी। लेकिन मिस्टर शी काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बातें खुद तक सीमित रखो। हॉस्पिटल में पता चलता है कि नुओ को कोई खास चोट नहीं लगी है और वो बिल्कुल ठीक है, थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद मिस्टर शी मिस टैंग से सवाल करते हैं तो ये कोई जवाब नहीं देती, बहाने बनाती है तरह तरह के। इन दोनों को पता चलता है कि 6 साल पहले मिस्टर शी का वो फर्स्ट टाइम था और मिस टैंग का भी फर्स्ट टाइम था। मिस टैंग तो काफी खुश होती है, क्योंकि ये इतने दिनों से मिस्टर शी को एक प्ले बॉय समझ रही होती है, लेकिन मनी मन में इसे डर होता है कि ये इसके बच्चों को छीन लेगा, इसीलिए नहीं बताती कि इसके 3 बच्चे घर पर हैं। मिस्टर शी कहते हैं, अब तुम अपने मुंह से मुझे बताओगी या नहीं, या फिर मैं खुद तुम्हें किस करके पता कर लूं। ये नर्वस ही होती रह जाती है और मिस्टर शी मिस टैंग को किस कर लेते हैं। लेकिन तभी नुओ उठ जाती है और कहती है, वाह क्या सीन है। मिस्टर शी बाहर बिल पे करने के लिए चले जाते हैं। मिस टैंग नुओ को समझाती है कि तुम्हें हॉस्पिटल में स्टे करना होगा डैडी के साथ। नुओ तो काफी खुश होती है और कहती है, मैं तो यहीं स्टे करूंगी और डैडी से बातचीत करूंगी। डैडी जब वापस आते हैं तो मिस टैंग कोई जादू करती हैं और वो यहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर डैड कहते हैं कि इतने सालों से तुम गायब थी, लेकिन अब मैं तुम्हें गायब नहीं होने दूंगा। जिसके बाद मिस टैंग आते हैं अपने घर अपने तीनों बच्चों के पास। तीनों भाई सवाल करते हैं कि नो कैसी है। मॉम कहती हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। लेकिन मम्मा सवाल करती हैं कि तुम तीनों को कैसे पता कि नो को चोट लगी है। जिसके बाद ये तीनों लोग बताते हैं कि इन्होंने मम्मा के स्टॉल पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सर्वेलेंस कैमरा से देखा है। भाई ने सर्वेलेंस फुटेज ही हैक कर लिया था। तीनों भाई काफी गुस्से में कहते हैं कि अगर हम लोग वहाँ होते तो उस चुड़ैल की बच्ची को मजा चखाते, लेकिन मॉम आपने तो हमें मना करके गई थी कि हमें घर से बाहर ही नहीं निकलना है। मम्मा कहती हैं, कोई बात नहीं, इतना गुस्सा मत करो, वैसे भी उस चुड़ैल को ठिकाने लगा चुके हैं हम सब। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर शी यहाँ आ जाते हैं। उन्हें आवाज आती है कि अंदर बच्चे हैं और वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे और भी बच्चे हैं। मिस्टर शी अंदर आते हैं और मिस टैंग अपने बच्चों को छुपा देती है। मिस्टर शी सवाल करते हैं कि मुझे बच्चों की आवाज आ रही थी, लेकिन ये कहती है, कैसे बच्चे, यहाँ तो कोई बच्चे नहीं है।
मिस टैंग कहती है कि मैं नहाने जा रही थी, आप गलत टाइम पर आ गए। लेकिन मिस्टर शी कहते हैं कि मुझे अंदर से आवाज आ रही है, मुझे अंदर चेक करने दो। टैंग कहती है अंदर मेरे अंडरवियर्स पड़े हुए हैं, मैं आपको उधर नहीं जाने दूंगी। मिस्टर शी रुकने का नाम ही नहीं लेते, जिस वजह से मिस टैंग को किस करना पड़ जाता है। मिस्टर शी हैरान हो जाते हैं, मन ही मन में सोचते हैं कि ये लड़की तो मुझे बहुत पसंद करती है, खुद ही मुझे सिड्यूस कर रही है, किस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन किस करने के बाद टैंग कहती है कि ये सिर्फ एक छोटा सा एक्सीडेंट था, मैं जानबूझकर नहीं की हूँ। वेल अब मिस टैंग सवाल करती है कि आप यहाँ क्यों आए हो। तो मिस्टर शी कहते हैं ऑब्वियसली मैं अपने बच्ची की माँ को लेने के लिए आया हूँ, चलो हम दोनों अपना रिश्ता ऑफिशियली अनाउंस करते हैं। लेकिन मिस टैंग कहती है स्टूपिड कहेंगे, मुझे नीचे उतारो। मिस्टर इसे नीचे नहीं उतार रहे होते। टैंग चिल्ला कर कहती है कि तुम्हारी ऑलरेडी फियांसी है, मुझे अदर वुमन नहीं बनना। मिस्टर शी इसकी कोई बात नहीं सुन रहे होते तो टैंग मिस्टर के ऊपर एक कागज चिपका कर कहती है कि मोड एक्टिवेटेड, जिसके बाद मिस्टर शी की बॉडी खुद के कंट्रोल में नहीं होती और टैंग जो भी कहती है मिस्टर शी वैसा करते हैं। टैंग कहती है यहाँ से निकल जाने के लिए, तो मिस्टर शी बिना अपने बॉडी को कंट्रोल किए यहाँ से निकल जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा। दूसरी तरफ नोनो की ग्रैंडमा उसके लिए बहुत सारी चीजें लाती हैं, ढेर सारे स्नैक्स और टॉय। नोनो ये सब देखकर काफी खुश होती है, कहती है कि इतने साल तक मैं पहाड़ों पर रह रही थी, लेकिन ग्रैंडमा आप मेरे लिए ये सब लाई, मुझे काफी खुशी हुई। ग्रैंडमा को काफी अफसोस फील होता है कि उनकी पोती इतने साल से पहाड़ों पर थी और वो कहती है कि मैंने तो तुम्हारे लिए अम्यूजमेंट पार्क भी खरीद लिया है। नोनुआ ग्रैंडमा को कहती है कि पहले कभी किसी ने मुझे इतना अच्छा तोहफा नहीं दिया। तभी मिस्टर शी लंगड़ाते हुए यहाँ आते हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। मिस्टर शी कहते हैं कि मैं गया था अपनी वाइफ को इम्प्रेस करके यहाँ लाने के लिए, लेकिन वो तो मेरे ऊपर जादू मंत्र फूंक दी। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम मेरी बहू को इम्प्रेस नहीं कर सकते। जिसके बाद मिस्टर शी अपनी बेटी से सवाल करते हैं कि तुम्हारी माँ को क्या पसंद है। नो कहती है कि मम्मा को सबसे ज्यादा पैसे पसंद है। ग्रैंडमा कहती है कि पैसे तो हमारे पास बहुत है और पैसों की कोई कमी नहीं है, अगर वो यहाँ आती है तो सारी प्रॉपर्टी कंपनी सब उसी के नाम पर हो जाएगी और वो इस शहर की मालकिन भी बन जाएगी। लेकिन नो कहती है कि ग्रैंडमा मेरी माँ को खुद के कमाए हुए पैसे पसंद है, उन्हें किसी से सपोर्ट या फिर किसी तरीके का हेल्प या पैसे लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर डैड कहते हैं कि अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। तभी दूसरे दिन मिस टैंग एक बहुत ही बड़े मेंशन में आती हैं। जब वो कॉल लगाती हैं मालिक को कि मैं एड्रेस पर पहुंच गई हूँ, तो मिस टैंग देखती है कि उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शी होते हैं। मिस टैंग कहती है कि अच्छा तो ये तुम्हारी चाल थी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मिस्टर कहते हैं रुको तो सही, जिसके बाद वो बताते हैं कि यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, इस मेंशन में कोई काला साया या फिर कोई बैड लक है। जिसके बाद ये मिस टैंग को अंदर लेकर आते हैं। यहाँ जिस शख्स को प्रॉब्लम होती है वो टैंग को देखकर कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगी। ये सुनने के बाद मिस टैंग अपनी स्किल्स प्रूव करने लग जाती है कि घर के अंदर भी आपने सनग्लासेस लगाए हैं। यहाँ मिस टैंग बताना शुरू करती है कि मिस्टर हर रात आपको इंसोम्निया, नाइटमेयर्स और काफी ज्यादा ठंड लगती है। ये सब सुनने के बाद यह आदमी हैरान रह जाता है और चश्मा हटाता है। ये देखकर मिस्टर शी कहते हैं कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा कि तुम सदियों से नहीं सोए। ये सब जानने के बाद ये शख्स रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि मास्टर अब आप ही मेरी जिंदगी बचा सकती हैं, बहुत रातों से मैं सोया नहीं, बहुत दिनों से मैं ठीक से खाना तक नहीं खाया, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये आदमी मैडम को ढेर सारे पैसे ऑफर करता है, 5 मिलियन तक का कार्ड, और कहता है कि सिर्फ आप मेरी जान बचा लीजिए, पैसा बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। लेकिन तभी यहाँ मिस सॉन्ग आ जाती है जो कि अपने कजन को ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि ये औरत एक नंबर की गोल्ड डिगर है। पहले तो इसने मिस्टर शी को बेवकूफ बनाया और काला जादू करके अपने जाल में फंसाया और अब ये तुम्हारे पैसे लूटने के लिए आई है। ये सब सुनने के बाद मिस्टर शी कहते हैं कि सॉन्ग अगर तुमने एक और बात बोली तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सॉन्ग किसी तरह से अपने कजन को कन्विंस कर लेती है कि ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। जिसके बाद मिस टैंग कहती है कि आपका दोस्त तो किसी की भी बातों पर बिलीव कर लेता है और किसी की भी बातों में आ जाता है। सॉन्ग का कहना होता है तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना। जिसके बाद मिस टैंग कहती है कि मुझे भी कोई ट्रीटमेंट करने का शौक नहीं है, लेकिन मेरी बात लिख कर ले लो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी।
पहले तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होगी, धीरे धीरे करके तुम्हारी आंखों की रोशनी जाएगी, एंड देन दम घुटते ही तुम मर जाओगे। ये सब सुनने के बाद सॉन्ग कहती है कि मेरे भाई को ऐसे कर्स करना बंद करो। ये सब सुनकर मिस्टर शी कहते हैं क्या ये सच में इतना ज्यादा सीरियस है? तो ये कहती है हाँ, और अभी भी ये बीच बीच में अंधा होता रहेगा अपनी पावर प्रूव करने के लिए। मिस टैंग 3 तक काउंट करती है और ये बंदा अंधा हो जाता है, फिर 3 तक काउंट करती है, जिसके बाद ये इसके आंखों की रोशनी ला देती है। फाइनली इस शख्स को टैंग के ऊपर बिलीव होता है, जिसके बाद मिस टैंग खोजना शुरू करती हैं कि आखिर मिस्टर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर पता चलता है कि यहाँ 100 मिलियन जितना महंगा वास रखा हुआ है और उस वास में ही कर्स लगा हुआ है, यानी कि वो वास बहुत ही बुरे तरीके से शापित है। मिस टैंग कहती है कि हमें ये वास तोड़ना होगा, तब जाकर आप पे ये शाप टूटेगा, लेकिन ये दोनों लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि ये वास बहुत ही महंगा है। मिस्टर शी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। ये सुनते ही मिस टैंग उस वास को तोड़ देती हैं। कुछ ही मिनट में मिस्टर कहते हैं देखो मेरा डार्क सर्कल चला गया और अब मैं खुल के सांस ले पा रहा हूँ, मुझे काफी बेटर फील हो रहा है। सॉन्ग हैरान हो जाती है कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। मिस टैंग कहती है कि आज रात आप काफी अच्छे से चैन की नींद सो पाएंगे। सारे काम होने के बाद मिस टैंग मिस्टर शी से पूछती है कि कहीं आप मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। मिस्टर शी कहते हैं नहीं, ये सब तो तुम्हारे स्किल का कमाल है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंडमा के हाथ में सोने की एक तरह की व्हील होती है जो काफी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन तभी कोई चोर आता है और उनसे वो लेकर छीन कर चला जाता है। और इसी रास्ते से मिस टैंग और मिस टैंग का बेटा गुजर रहे होते हैं। वो ऐसा देखते ही कहता है कि रुकिए मम्मा, मैं तुरंत आता हूँ, और वो जाता है उस रॉबर को रोकता है और ग्रैंडमा को वो गोल्डन व्हील देता है। ग्रैंडमा इसका फेस देख कर कहती हैं कि इसकी शक्ल मेरे बेटे की तरह क्यों मिल रही है। अब बच्चे ने ग्रैंडमा की इतनी अच्छी खासी हेल्प की होती है तो ग्रैंडमा मिस टैंग और इस बच्चे को डिनर पर इनवाइट करती हैं। मिस टैंग अपने बच्चे के साथ और ग्रैंडमदर के साथ जब यहाँ आती हैं तो वो देखती हैं कि ये घर तो मिस्टर शी का है और मैडम का बेटा कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शी है। मनी मन में मिस टैंग सोचती है कि लगता है आज मेरे बेटे का पोल खुल जाएगा, लेकिन तभी ग्रैंडमदर कहती हैं कि ये देखो नोनुआ और ये बच्चा दोनों लोग भाई बहन हैं। मिस टैंग कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नोनुओ को तो मैंने अडॉप्ट करा था और ये मेरा बेटा है। ये सब सुनने के बाद मिस्टर शी कहते हैं क्या मैं तुम्हें स्टूपिड दिखता हूँ या फिर बेवकूफ दिखता हूँ, जिससे कि ये प्रूव हो जाता है कि यहाँ पता चल चुका है कि नोनुआ का एक भाई भी है और ग्रैंडमा को ये भी पता चल जाता है कि इन दोनों की माँ कोई और नहीं बल्कि मिस टैंग है। जिसके बाद मिस्टर शी मिस टैंग को अकेले में लेकर आते हैं और कहते हैं कि अब तो मुझे कितना बेवकूफ बनाओगी, चलो सच सच बताओ क्या हमारे और बच्चे हैं या फिर सिर्फ इतने ही है। जिसके बाद ये कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सिर्फ इतने ही बच्चे हैं। मिस्टर शी कहते हैं कि अगर मुझे पता चला कि तुम और बच्चे छुपा रही हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दोनों बच्चे अपने मॉम डैड को ऐसा करते हुए छुपकर देख रहे होते हैं, तभी ये दोनों अचानक से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बच्चे शर्मा कर भाग जाते हैं और मिस्टर शी मिस टैंग से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं करा है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा इन सभी लोगों को डिनर पर बैठाती हैं और अपनी बहू को कहती हैं कि आज की बात तुम मुझे ग्रैंडमा बोलोगी, आंटी भूल कर भी मत बोलना। रात के वक्त हम देखते हैं कि ग्रैंडमा टैंग के कमरे में आती हैं और कहती हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है, और ये इसे तोहफा देती हैं जो कि खानदानी जेड लूप पेंडेंट होता है। लेकिन मिस टैंग एक्सेप्ट करने से मना कर देती है और कहती है कि मिस्टर शी के लिए इसके मन में कोई फीलिंग नहीं है। ग्रैंडमा काफी प्यार से समझाती हैं कि वो भले कम बोलता है और अपनी फीलिंग कन्फेस करना नहीं जानता, लेकिन तुम्हें पता है जब से वो तुमसे मिला था वो हर दिन तुम्हें ही ढूंढता था, और तो और उसने कभी किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। मैंने ना जाने उसकी शादी कितनी दफा फिक्स करी, बट उसने कभी किसी लड़की से बात तक नहीं करा। ये लड़की मनी मन में सोचती है कि अगर मैं पहाड़ों पर नहीं होती तब तो मिस्टर शी मुझे ढूंढ निकालते। ग्रैंडमा कहती हैं कि तुम एक बार चांस देकर देखो, वो तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ेगा। रात के वक्त मिस टैंग जो अपने दोनों बच्चों को छोड़कर आई हुई होती है उनसे वीडियो कॉल पर बात करती है। दोनों बच्चों का कहना होता है कि नो और हमारा छोटा भाई डैड से मिल चुका है, उनके साथ खेल कूद रहा है, क्या हम यहाँ अकेले पड़े रहेंगे। मम्मा का कहना होता है कि वो दोनों गलती से पकड़ा गए, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मुझसे दूर हो जाओ।
नेक्स्ट सीन में मिस्टर शी अपनी प्रिंसेस के साथ खेल रहे होते हैं। तभी बेटा कहता है कि आप कब से नुआ नुआ के साथ खेल रहे हैं, मेरे साथ भी तो खेलो। और वो आर्म रेसलिंग करने के लिए कहता है। मम्मा कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब नहीं करना है। डैड कहते हैं कि ये बच्चा है, बच्चे कितने ही स्ट्रांग होते हैं, चलो इसका दिल रखने के लिए खेल लेते हैं। मॉम कहती है ठीक है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, बाद में पछताना मत। ये लड़का अपने डैड को चुटकी बजाते हरा देता है। डैड तो सोचते ही रह जाते हैं। बच्चा कहता है कि डैड अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो हम दोबारा कर सकते हैं। डैड कहते हैं नहीं नहीं, मैं हार अपनी मंजूर करता हूँ, मेरा बेटा बहुत ही स्ट्रांग है। वाइफ कहती है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये पहाड़ों पर पला बड़ा है और मॉन्क वाली लाइफस्टाइल इसकी रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये याद करती है कि बेचारे को दो बार हाथ पर चोट लगी है, जिसके बाद वो उसके कमरे में आती है दवा लेकर। बेचारा शर्टलेस बैठा हुआ होता है, शर्मा जाती है देखकर। मिस्टर शर्ट की बटन लगाते हैं और कहते हैं कि इतनी हैरान मत हो, पहले भी मुझे ऐसे देख चुकी हो। बैठकर वो उसके हाथों में दवा लगाती है, लेकिन तभी ग्रैंडमा आकर इनकी फोटोज क्लिक करती है। कहती हैं कि मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है, तुम लोग समझ भी नहीं सकते। तुम दोनों को इतने सालों बाद एक साथ देखकर मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। बेचारी शर्मा जाती है और उठकर यहाँ से चली जाती है। पोता पूछता है ग्रैंडमा क्या काम है, तो ग्रैंडमा बताती हैं बहुत ही बड़ा फंक्शन होने वाला है शी ग्रुप की तरफ से। मैं चाहती हूँ तुम्हारी वाइफ और दोनों ट्विंस वहाँ पर आए। तो मिस्टर कहते हैं कि ये अच्छा मौका है पूरी दुनिया को अनाउंस करने का अपने बच्चे और बीवी के बारे में। अगली सुबह मिस्टर शी मिस तैंग को ब्लैक गोल्डन कार्ड देते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इन मिस्टर के पास है। कहते हैं ये लो, अनलिमिटेड स्पेंडिंग है, हमेशा अपने पास रखना। लेकिन तैंग कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे पैसों से खरीद सकते हो। ये सुनकर ये बेचारा हंसने लग जाता है। मिस्टर कहते हैं कि ये कार्ड कम से कम ले लो, शी ग्रुप की तरफ से बहुत ही बड़ा गाला ग्रुप कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर आओ। बच्चों के लिए अपने लिए जो भी खरीदना है शी ग्रुप मॉल से तुम खरीद सकती हो और वहाँ जाकर तुम ये कार्ड यूज कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में मिस तैंग को हम देखते हैं अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पर आई हुई होती है, लेकिन तभी नुआ का पेट खराब हो जाता है क्योंकि उसने बहुत आइसक्रीम खाए हुए होते हैं। मम्मा उसे वॉशरूम लेकर जाती है, अपने बेटे को कहती है यही मेरा इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, इधर उधर बिल्कुल भी मत जाना। मम्मा के जाने के बाद ये नोटिस करता है पास में एक शॉप जिसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टोन्स होते हैं। जब ये अंदर आता है तो शॉपकीपर से भिड़ जाता है और ये शॉपकीपर इसकी काफी इंसल्ट करती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा ये डायमंड स्टोर है और यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव डायमंड है, तुम्हें यहाँ पर अंदर किसने आने दिया। ये बच्चा सवाल करता है कि आखिर ये सब तो सिर्फ एक पत्थर है, इतने छोटे छोटे पत्थर इतने महंगे कैसे मिल सकते हैं। ये बच्चा बताता है कि मैं गरीब हूँ लेकिन मेरे डैड बहुत अमीर हैं, उनका नाम है शी जी चुन। ये सुनकर ये हैरान हो जाती है और कहती है देखो तो तुम्हें झूठ तक बोलने नहीं आता। शी जी चुन, ये पूरा मॉल मिस्टर शी का है और तो और तुम्हारे जैसा दिखने वाला लड़का उनका बेटा कैसे हो सकता है। ये लेडी पूरा का पूरा इल्जाम इस बच्ची पर लगाती है कि तुम्हारी वजह से ये नेकलेस टूटा है, अपने डैड को बुलाओ यहाँ पूरा का पूरा पेमेंट करने के लिए क्योंकि ये डायमंड नेकलेस बहुत ही महंगा है। ये बच्चा कहता है कि मैंने इसे नहीं तोड़ा है और अगर मेरे डैड आते हैं तो मैं उन्हें पे भी नहीं करने दूंगा। तभी यहाँ मॉम आ जाती है। मॉम कहती है कि मैं मिस्टर शी की वाइफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे बच्चे जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। ये ब्लैक गोल्डन कार्ड निकालती है, ये कार्ड देकर लेडी कहती है कि जरूर ये कोई फेक कार्ड होगा या फिर तुमने कोई गंदा काम करके ये कार्ड चोरी करा होगा। ये सिक्योरिटी बुलाती है और इन लोगों को हार्म करने की कोशिश करती है। बेटा कहता है अगर कोई भी मम्मा को हाथ लगाएगा तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। कोई अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा मैजिकल होते हैं। तभी यहाँ डैड आते हैं। डैड को जब सारा मामला पता चलता है तो वो सर्वेलेंस चेक करवाते हैं, जिससे ये सामने आता है कि उस लेडी ने ही वो डायमंड नेकलेस तोड़ा है। मिस्टर शी उसे फायर कर देते हैं हर जगह से, पूरे के पूरे जंग शहर में उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। ये बेचारी घुटनों पर बैठकर माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन छोटा बेटा कहता है कि सोचो अगर मेरे फादर मिस्टर शी नहीं होते तो फिर तो मैं बर्बाद हो जाता, तुम मुझसे पूरा का पूरा पेमेंट करवाती और हम इतने पैसे कहाँ से लाते, तुम बिल्कुल भी सिंपैथी डिजर्व नहीं करती। ऐसा कहकर इसे जेल भिजवा दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में घर पर दो जो बच्चे होते हैं उन्हें पता चलता है कि मॉम डैड नुआ और छोटा भाई सभी लोग बहुत बड़े पार्टी में जा रहे हैं। एक भाई कहता है कि ये पार्टी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे भी ज्वाइन करना है। यहाँ सभी लोग काफी हैरान होते हैं ये देखकर कि मिस्टर शी के साथ बच्चे और बीवी हैं।
सभी लोग उन्हें कांग्रेट्स करते हैं। मिस्टर शी के कांटेक्ट में बहुत ही बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी में तो दूसरा भाई भी बहुत ज्यादा है। दोनों भाई एक दूसरे को देखकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन एक दूसरे से कहते हैं कि अगर मम्मा को पता चला कि अगर हम मिल रहे हैं तो वो हमारा पिछवाड़ा लाल कर देंगे मार मार के। तभी मिस्टर शी यहाँ आने वाले होते हैं। मिस टैंग उनका हाइड कर देती है। मिस्टर शी परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरे बच्चे का 2 डबल रोल था यहाँ। वो कहती है कि शायद तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। बच्चा भी कहता है हाँ डैड, मैं तो यहाँ अकेला खड़ा था, मेरा कोई डबल रोल बिल्कुल भी नहीं था। तभी ये नाटक करती है कि लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। जिसके बाद मिस्टर शी इसे गोद में उठा कर लाते हैं और वो इस बात को भूल जाते हैं। वेल, अब हम इस पार्टी में देखते हैं कि लू ग्रुप का बच्चा बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है। उस बच्चे का कहना होता है कि सभी लोग कहते हैं कि मुझसे बेटर पियानो कोई नहीं बजा सकता। लेकिन मिस टैंग का ये जो दूसरा वाला बेटा होता है, एक्चुअल में दोनों भाई लोगों ने आपस में कपड़े एक्सचेंज कर लिए हैं और ये वाला भाई काफी टैलेंटेड है। पिछला वाला भाई काफी पावरफुल था। ये भाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा अच्छा पियानो बजाने आता है, और अगर तुम्हारे मास्टर कहते हैं कि तुम सबसे बेस्ट पियानो बजाते हो तो वो गलत कहते हैं। यहाँ शर्त लगती है प्रूव करने की कि चलो पियानो बजा कर दिखाओ। लेकिन ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए पियानो बजाऊंगा तो मेरे लिए शर्मिंदगी भरी बात होगी और मेरा पियानो देखकर तुम यहाँ से वापस चले जाओगे और कभी पियानो बजाना प्रीफर नहीं करोगे। सभी लोग काफी इसकी इंसल्ट करते हैं कि मिस्टर शी, आपका बेटा कुछ ज्यादा ही हवा में बातें कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर पियानो के बहुत ही बड़े मास्टर आते हैं। लुग्रुप का बेटा कहता है कि ये देखिए, ये हमें कह रहा है कि मैं अच्छा पियानो नहीं बजा सकता। ये मास्टर कहते हैं कि ये तो खुद मेरे सर हैं, मैं तो तरसता हूँ कि मैं इनका पियानो स्टाइल सुन सकूं। लुग्रुप के बच्चे को बिलीव ही नहीं होता, जिस वजह से वो काफी उल्टा सीधा कहता है। नोनो गुस्से में आकर जादू करती है, जिस वजह से लुग्रुप के बच्चे को चोट पहुंचती है। फाइनली जो सीनियर मास्टर होते हैं वो नोनो के भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एक लास्ट बार मेरे लिए पियानो बजा दीजिए, सिर्फ 2 ही मिनट के लिए बजा दीजिए। जब वो पियानो बजाता है तो सभी हैरान हो जाते हैं। लो ग्रुप का बेटा रोने लग जाता है कि अब मैं कभी पियानो नहीं बजाऊंगा। ये सब देखकर मिस्टर शी को थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है कि उनका वाला बेटा सिर्फ पावरफुल था, उसके अंदर ये सब टैलेंट नहीं था। घर पर आकर मिस्टर शी उसे चैलेंज देते हैं कि चलो आप मुझसे पंगा लड़ाओ, और तो और उसे हैवी लिफ्टिंग करने के लिए कहते हैं। नो हेल्प करती है, उसके पीछे मंत्र लिखा हुआ कागज चिपका देती है, जिस वजह से वो अपने डैड को पंजा लड़ाने में हरा देता है। डैड नोटिस करते हैं और कहते हैं कि तुम तो चीटिंग कर रहे हो। लेकिन फिर फाइनली ये बात सामने आ जाता है कि दरअसल 2 ट्विंस हैं, एक पावरफुल और एक काफी टैलेंटेड। ये सब देखकर मिस्टर शी काफी हैरान हो जाते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं, तुम्हें याद है ना लास्ट बार मैंने क्या बोला था, मैंने जो कहा था अब मैं वही करूंगा। यानी कि अगर इसने और बच्चों को छुपाया तो फिर मिस्टर शी और बच्चे पैदा करने में हिचकिचाएंगे नहीं। रूम में ले जाकर वो उसके साथ रोमांस करने लग जाते हैं। कैसे तैसे करके वाइफ पीछा छुड़ाकर वहां से निकलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिर्फ एक ही बच्चा बचा हुआ होता है। मम्मा उसे कहती हैं कि सभी लोग डैडी के पास हैं, तुम यहाँ अकेले, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। लेकिन वो कहता है कि मम्मा की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ रहूँ तो फिर मैं यहीं रहूंगा। मिस टैंग मनी मन में सोचती है कि मैं कितनी बड़ी सेल्फिश हूँ, मेरे वजह से मैं इसे इसके डैड से दूर कर रही हूँ। दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि किसी के बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि तुमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तुम्हें मिस्टर शी से शादी करनी थी, लेकिन तुम तो यहाँ किसी और का बच्चा लेकर घूम रही हो। सॉन्ग कहती है मैं जाकर अबॉर्शन करा लेती हूँ, उसे पता नहीं चलेगा। मम्मा कहती हैं जो करना है करो, लेकिन तभी ये एक इनविटेशन कार्ड देती हैं और बताती हैं कि मिस्टर शी के घर पर पार्टी है। कौन जान रहा था कि उसके 3 बच्चे होंगे और तीनों के तीनों बच्चे उन्हें मिल चुके हैं। वेल, नेक्स्ट सीन में हम पार्टी का सीन देखते हैं और यहाँ सभी लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि मिस्टर शी को उनके तीनों के तीनों बच्चे मिल चुके हैं। आज ही के दिन तीनों बच्चे पैदा हुए होते हैं, सॉरी 4 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 बच्चों का सेलिब्रेशन होता है, जिस वजह से माँ आती है अपने दूसरे बच्चे के पास और यहाँ उससे माफी मांगती है कि इस बार तुम्हें अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ रहा है, प्लीज अपनी मम्मा को माफ कर दो। लेकिन ये बच्चा काफी स्वीट होता है और कहता है कि अगर मेरी वजह से सारी चीजें ठीक चल रही हैं तो मैं मम्मा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करके काफी खुश हूँ। इसी बर्थडे पार्टी में सॉन्ग और उसकी माँ आती है। बच्चे कहते हैं ये तो वही औरत है जो हमारी मम्मा को काफी बुली कर रही थी, हम इसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ग्रैंडमा कहती हैं कि छोड़ो ना, जाने भी दो। सॉन्ग की मम्मा ग्रैंडमा को कन्विंस करने लग जाती है कि हमारी बच्ची ऐसी ही है, वो काफी स्वीट है, किसी से वो रिवेंज नहीं लेती, किसी से दुश्मनी नहीं करती।
आंटी को पता नहीं होता है कि शायद बीवी मिल चुकी है, इसीलिए वो यहाँ सॉन्ग की शादी की बात करने लग जाती हैं। लेकिन तभी मिस्टर शी कहते हैं कि आप बकवास अपनी बंद करिए, कभी भी मैं सॉन्ग से शादी नहीं करना चाहता था। जिसके बाद सॉन्ग की माँ सभी लोगों से सवाल करती है कि आप लोगों को तो पता है साल भर से ये प्लानिंग चल रही थी इन दोनों की शादी की, अब अचानक से ये मेरी बेटी को ऐसे छोड़ देगा तो मेरी बेटी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तभी एक अंकल कहते हैं कि हाँ, हमने भी सुना था कि इन दोनों की शादी होगी और इन दोनों का रिलेशनशिप मीडिया में काफी हाइप ले जा रहा था। सॉन्ग सभी के सामने नाटक करती है और कहती है, देखो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, इन बच्चों को पालने के लिए भी तैयार हूँ, जिंदगी भर तुम्हारी दासी बनने के लिए तैयार हूँ। ये सब सुनकर पब्लिक कह रही है कि देखो सॉन्ग कितना ज्यादा प्यार करती है, वो कितनी ज्यादा सेल्फलेस हो चुकी है। लेकिन तभी ये छुटकू लोग कहते हैं कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये लोग इसके ऊपर मंत्र चिपकाते हैं। मंत्र चिपकाते ही ये सारा सच उगल देती है कि ये किसी और बच्चे से प्रेग्नेंट है। मिस्टर शी को ये लूटना चाहती है और इन बच्चों से ये बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि शादी होने के बाद उन्हें मार देगी। ये सब सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सॉन्ग की माँ कहती है, जरूर मेरी बच्ची के ऊपर कोई काला जादू किया है इन लोगों ने। पब्लिक कहती है कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो अचानक से कोई ऐसी बातें क्यों करेगा। लेकिन तभी छुटकी कहती है कि मैं अभी प्रूफ करूंगी कि हमने कोई काला जादू नहीं करा है। वो अपनी मम्मा से कांटेक्ट करती है, मम्मा से कहती है भाई से बात कराओ। भाई को सारी सिचुएशन बताती है और एविडेंस के लिए कहती है। 1 मिनट के अंदर अंदर एविडेंस हाजिर हो जाता है। सर्विलेंस फुटेज में सब दिख जाता है कि ये लड़की कितनी बड़ी धोखेबाज है, किसी और लड़की के साथ रोमांस करते हुए ये कह रही है कि मैं मिस्टर शी को बर्बाद कर दूंगी, मेरा जो बच्चा पैदा होगा वो शी ग्रुप का मालिक बनेगा और हम दोनों मजे करेंगे। ये देखने के बाद तो सभी का खून खौलने लग जाता है। ये सब की वजह से सॉन्ग पागल होने लग जाती है। वो चाकू उठा लेती है मारने के लिए इस बच्ची को, लेकिन तभी डैड और मॉम बीच में आ जाते हैं। किसी को चोट नहीं लगती क्योंकि डैड चाकू पकड़ लेते हैं। जिसके बाद मिस लैंग जाकर सॉन्ग को जोरदार थप्पड़ मारती है। जिसके बाद मिस्टर शी इन दोनों को पुलिस स्टेशन भिजवा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वाइफी अपने हस्बैंड के हाथों पर बैंडेज लगा रही होती है। इसी होटल के वॉशरूम में वो जो आखिरी बच्चा होता है आया हुआ होता है और आज यहाँ अपने डैड से मिल लेता है। डैड इसे देखकर कहते हैं कि हम दोनों काफी सिमिलर हैं, कहीं तुम मेरे बेटे तो नहीं। लेकिन ये बच्चा कहता है कि आप मेरे डैड नहीं हो, मेरी सिर्फ एक मॉम है जो काफी हार्ड वर्किंग है और उन्होंने काफी मेहनत से मुझे पाला है। यहाँ मिस्टर शी इसके बालों का हेयर सैंपल ले लेते हैं क्योंकि इन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो जाता है कि शायद ये बेटा भी मेरा ही है। लेकिन जब रिपोर्ट आता है तो ये भी पता चल जाता है कि वो बच्चा तो इन्हीं का है। मिस्टर शी कहते हैं कि मैं उसे जाकर नहीं लाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ चारों के चारों बच्चों को मेरे सामने खुद लेकर आए। जिसके बाद ये सभी लोग एक चाल चलते हैं। मिस्टर शी फेक एक्सीडेंट प्रिटेंड करते हैं, जिस वजह से माँ काफी परेशान हो जाती है और वो अपने चारों बच्चों को ले आती है। कहती है, मुझे माफ कर देना कि मैंने बच्चों के बारे में छुपाया, तुम्हें बताया नहीं, प्लीज अब तुम होश में आ जाओ। यहाँ इन लोगों को लगता है कि डैड तो चल बसे, लेकिन डैड आंखें खोलते हैं तो माँ एक थप्पड़ लगाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि ये तो मजाक कर रहा था। माँ यहाँ से चली जाती है। बच्चे कहते हैं कि मम्मा को काफी हर्ट हुआ है, आपको इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था, अब जाकर आप मम्मी को मनाइए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस सॉन्ग और मिस सॉन्ग की बेटी दोनों लोग आपस में बैठकर बात कर रही होती हैं कि अब तो इनकी इमेज काफी ज्यादा खराब हो गई है, अब ये क्या ही करेंगी। लेकिन फिर आंटी कहती हैं, तुम्हें याद है मिस पैंग को जेनेटिकली एक बीमारी है, जिससे ये पता चलता है कि वो 27 की होते होते इस दुनिया से चल बसेगी। जिसके बाद इसे मौका मिल जाएगा मिस्टर शी की वाइफ बनने का और अब वो ऑलमोस्ट 27 की होने ही वाली है, बस कुछ ही दिनों में। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस पैंग का कुछ पता नहीं चल रहा होता है। ग्रैंड माँ, मिस्टर शी और सारे बच्चे काफी परेशान हो रहे होते हैं कि मम्मा कहाँ चली गई। तभी मिस्टर के पास कॉल आता है कि वो मिल गई है। मिस पैंग को ढूंढते हुए आता है तो देखता है कि यहाँ तो कोई और ही होती है, यानी कि मिस सॉन्ग। ये सब मिस सॉन्ग की चाल होती है। मिस सॉन्ग इसे ड्रग कर देती है ताकि ये इसके साथ इंटीमेट हो सके। सारे बच्चों को पता चल जाता है कि डैड बहुत ही बुरी प्रॉब्लम में है। जिसके बाद नुओ नुओ मंत्र पढ़ना शुरू करती है और वो मम्मा को इन्फॉर्म कर देती है, जिस वजह से मम्मा बहुत दूर होती है। मम्मा को पता चल जाता है कि हस्बैंड बहुत बुरी प्रॉब्लम में है। वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आती है और इस बार मिस सॉन्ग को काफी बुरा मजा चखाती है और कहती है कि इस बार तो तुम ठीक होने से रही।
यहाँ मिस्टर शी और मिस संग रोमांस करने लग जाते हैं क्योंकि मिस्टर शी काफी बुरे नशे में होते हैं। आज यहाँ पता चलता है कि बेचारी के पास कुछ ही दिन का टाइम है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए दुनिया से चली जाएगी, और इसीलिए आज तक उसने कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं करा कि उसे शादी करनी है। उसने अपने बच्चों को मिस्टर शी के हवाले छोड़ दिया है ताकि वो खुशी खुशी बेफिक्र होकर दुनिया से जा सके। हस्बैंड कहता है ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका कोई इलाज नहीं, मैं दुनिया भर से बड़े बड़े डॉक्टर ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन ये बताती है कि ये जेनेटिक है, मुझे लिवर कैंसर है और मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगी। मिस्टर शी बहुत दूर दूर जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बड़े बड़े पंडितों के पास भी जाते हैं। बेचारी के पास अब कुछ ही दिन का टाइम बचा होता है, जिस वजह से सभी लोग रो रहे होते हैं। लेकिन तभी हस्बैंड सरप्राइज देता है और कहता है कि मैंने टेस्ट करा लिया है, मैं तुम्हें लीवर डोनेट कर सकता हूँ। जिसके बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को लीवर डोनेट करता है और ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है। बच्चे, ग्रैंड माँ, सभी लोग काफी खुश होते हैं। रात के वक्त मिस्टर शी अपनी वाइफ से प्रॉमिस करते हैं कि पागल कहेंगी, इतनी आसानी से मैं तुम्हें थोड़ी ना जाने देता, इतनी मुश्किल से तो तुम मुझे मिली हो, भगवान भी इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छीन सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर शी काफी क्यूट तरीके से अपनी वाइफ को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।